वेलकम टू आवर चैनल रियल पीपल रियल अचीवमेंट्स। आज हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसी पर्सनालिटी को जिन्होंने अपने पैशन को पर्पस बना दिया, जिन्होंने डांस को परफॉर्मेंस से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन बना दिया। सो लेट्स मीट मिस्टर अतुल नारंग। यस सर, वेलकम टू आवर चैनल रियल पीपल रियल अचीवमेंट्स। Thank you so much for inviting me for your podcast, ma'am. थैंक यू सर। सो सर, डांस, ये जर्नी आपने कब चूज की, क्यों चूज की, कैसे चूज की? क्या आपका बचपन भी वैसे ही था जिसमें आपको डांस से आपको प्रेरणा मिली, या क्या था वो, हमें जानना है। So डांस तो मैं बचपन से ही कर रहा हूँ। मैं एक जॉइंट फैमिली को बिलोंग करता हूँ, और अगर आपको पंजाबी कल्चर के बारे में पता होगा तो हम अक्सर ही हर चीज पे नाचते हैं। हाँ। नाचना तो मतलब मैं छोटा था तब बुआ मेरे थे, मेरे अंकल्स थे, तो उनके साथ में हर सेलिब्रेशन में हम डांस करते थे। थोड़ा सा बड़ा हुआ तो जब गणपति फेस्टिवल होता था तो मैं एरिया में सबसे छोटा था, और पहले जो गणपति फेस्टिवल्स होते थे तो उसमें ढोल बजता था, और अपने मंडल से कौन सबसे अच्छा नाचता है ये दूसरे वाले मंडल के उधर जाके बताना पड़ता था। तो मुझे हमेशा चुन लिया जाता था कि चलो उस मंडल में जाना है, वो वाली सोसाइटी में जाना है, और अपना ये डांसर है, ये डांस करेगा उधर और सबको फ्लोर खाली कर देगा। सो ढोल बजता था, हम नाचते थे। सो गणपति से शुरू हुआ ये डांस, बहुत मजा आता था। स्कूल में टीचर्स डे के दिन मैंने पहली बार परफॉर्म किया। अच्छा। और वो भी इसीलिए परफॉर्म किया क्योंकि हमने एक एक्ट रेडी किया था जो टीचर्स के ऊपर मजाक था थोड़ा सा, तो वो कैंसिल हो गया। तो उसी दिन बोला गया कि नहीं, अभी कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी सेक्शन वाइज कंपटीशन जैसे ही था। ओके। सो हमने तुरंत फिर प्रभुदेवा का वो टाइम पे मूवी आया था नया नया, और बहुत ही बढ़िया गाना था, मुकाबला उर्वशी। ओके। तो फिर मैंने बस उस पे इम्प्रॉम्प्टू परफॉर्म किया, और उस एक परफॉर्मेंस के बाद में मुझे ऐसा लगा कि मैं स्कूल में मेरी पहचान बन गई, मैं स्टार बन गया स्कूल में। अच्छा। सो वहां से वो चीज की लाइकिंग बढ़ गई कि हाँ, मैं डांस कर सकता हूँ। फिर कॉलेज में जब आए तो कॉम्पिटिशन्स करने लगे। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, मैंने उनसे पूछा, मतलब फ्रेंड्स बने क्योंकि वो डांस करते थे। तो मैंने बोला मुझे भी प्लीज इंक्लूड कर लो। तो वो साल हमने, ये 98 99 की बात है, हमने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स जीते। ओके। कॉलेज रिलेटेड, इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल्स होते थे, तो जितने भी कॉम्पिटिशन्स हुए हम सब में फर्स्ट आए। हमारा पहला गाना वो दिल ले गई कुड़ी गुजरात की, उस पे हम डांस करते थे। और मैं आई एम वेरी थैंकफुल कि उन्होंने मुझे मौका दिया उनकी टीम ज्वाइन करने का। फिर हमारी जर्नी थोड़ी सी बीच में डिसकंटिन्यू हुई, और फिर नासिक में एक प्रोफेसर आए जो डांस सिखाते हैं, वो शामक से थे, आकाश कर्नाटकी। तो उन्हें ज्वाइन करने के बाद में ये चीज में फिर थोड़ा प्रोफेशनलिज्म समझ में आया, एंड सिखाते कैसे हैं, डांस क्या होता है। और क्या था कि वही पीरियड में डांस को बहुत पॉपुलैरिटी मिल रही थी। ऋतिक रोशन आ गया था, एंड धर्मा के इतने मूवीज थे, शाहरुख खान डांस कर रहा है, दिल तो पागल है हो रहा है, कुछ कुछ होता है। सो एवरीथिंग बॉलीवुड वाज सेलिब्रेटिंग। मैं माइकल जैक्सन का तो बचपन से ही फैन हूँ। सो स्कूल जाते टाइम भी हम वो दूरदर्शन में न्यूज आने के पहले एक माइकल जैक्सन का गाना आता था। सो वो सारी चीजें, वेस्टर्नाइज कल्चर जब पेनिट्रेट हुआ इंडियन मार्केट में, सो एक्सेप्टेंस आ गया, और बस डांस वहां से शुरू हो गया। एंड एंटरप्रेन्योरशिप का स्टूडेंट हूँ, तो प्रोजेक्ट बनाने बोला तो मुझे बोला गया कि परफॉर्मिंग आर्ट्स पे प्रोजेक्ट बनाओ। सो बस वहीं से डांस एक करियर बन सकता है, ये मुझे समझ में आया। सो सर, आपने कहा कि आपकी फैमिली ने, मतलब बुआ ने या अंकल ने आपके साथ डांस किया, और ये सब लोकल लेवल पे आपने स्टार्ट किया, जो कि जाके प्रोफेशनल पे रुका। पर फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने ये कहा कि मैं ये अनकन्वेंशनल करियर चूज कर रहा हूँ, आई एम गोइंग फॉर डांस एज अ प्रोफेशन? व्हाट वाज देयर रिएक्शन? डिड दे सपोर्ट यू, और या बाकी सब की तरह नहीं डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लॉयर बनो, ऐसा कुछ? नहीं, ये एक्सपेक्टेशंस कभी नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता हूँ। तो उन्होंने वो एक्सपेक्टेशन मेरे से रखी ही नहीं।
फैमिली का सपोर्ट सबसे ज्यादा यही है कि दे वैल्यूड माय हैप्पीनेस। यू नो, अगर आप मतलब अभी तो हम सब उस एज में हैं जब हमारे भी बच्चे हैं, सो आपका बच्चा क्या करने में उसको खुशी मिल रही है वो पहले आप देखते हो, फिर क्या ये उसके लिए सही है वो आप सेकंड देखते हो, और फिर आप उसको सपोर्ट करने की कोशिश करते हो अगर पहली दोनों चीजें सही होती हैं तो। थर्ड चीज होती है कि क्या आप उसमें मेहनत डाल रहे हो, ओके, फिर उसके हिसाब से तय होता है कि फैमिली कितना सपोर्ट करेगा। सो ये तीनों चीजें मेरे हित में थी, मतलब मुझे बहुत खुशी मिल रही थी और वो मेरे लिए अच्छा भी था, क्योंकि फैमिली वाज इन्वॉल्व्ड विथ माय प्रोग्रेस, एंड उन्हें शायद मेरी मेहनत दिख रही थी कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। सो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया ही नहीं कि ये क्यों। सो सर, ये आपने जो जर्नी बताई इसमें ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसमें आपको लगा, जैसे कि आपने कहा कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप का स्टूडेंट हूँ, तो वो एक हमें जर्नी बताइए, और दूसरा जिसमें आपने ये सोचा कि मैं डांस को ही करियर बनाऊंगा, कोई टर्निंग पॉइंट कुछ बड़ा। डेफिनेटली, मतलब अगर आज के व्यूअर्स जो आज डांस कर रहे हैं अगर वो समझना चाहते हैं इस चीज को, क्योंकि उनके लिए ये ज्यादा मीनिंगफुल है, और फैमिलीज के लिए भी जो अपने बच्चों को देख रहे हैं और मना कर रहे हैं मत करो या बोल रहे हैं करो। सो डांस क्या होता है ना कि जब आप डांस करते हो, जैसे मैंने कहा कि जब मैंने स्कूल में डांस किया तो मैं बहुत पॉपुलर हो गया, कॉलेज में जब करता था तो और ज्यादा पॉपुलर हो गया। सो हमारे टाइम पे सिर्फ जो पढ़ाई करते थे, जो अच्छे मार्क्स लाते थे, वो पॉपुलर माने जाते थे, उनके एग्जाम्पल्स दिए जाते थे। पर हम जब स्पोर्ट्स भी खेलते थे तो ठीक है, मतलब ये कोई स्पोर्ट्समैन तो नहीं बनने वाला है। डांस करते थे तो ये कोई थोड़ी ना हीरो बनने वाला है, ये बहुत लुक डाउन किया जाता था ये चीज को। बट स्टिल वो हमें पता था कि जो हमारे एज ग्रुप के लोग हैं वो हमें कितना लाइक करने लगे हैं और कितना सपोर्ट कर रहे हैं। यही जोश में बहुत बच्चे अभी 1-2 महीने का डांस क्लास सीख के खुद का डांस क्लास खोलने की सोचते हैं। But that is not the way it should go, isn't it? बिल्कुल, इट शुड नॉट बी दैट वे, बट क्या करें, क्योंकि डांस इज नॉट अ बिजनेस ऑफ द रिच वंस। ये एक्चुअली एक हॉबी है, ये पैशनेट चीज है, बट लोग जब उसको बिजनेस बनाने की कोशिश करते हैं तो उनको क्या लगता है कि चलो तुरंत कुछ ना कुछ पैसा कमा लिया जाए। बट आपने देखा है कि कोई बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट का बच्चा आके डांस फील्ड में गया है? कभी सुना है ऐसे आपने? नहीं। डांसर की स्टोरी क्या होती है? स्ट्रगल, गरीब घर से आया, ये किया, सारे रियलिटी शोज में वो है। सो मैं फाइनेंशियली बहुत अमीर घर से नहीं हूँ, बट दिल से हम बहुत अमीर थे और सपोर्टिव थे। सो एंटरप्रेन्योरशिप का जो टॉपिक है, तब तक तो डांस मेरे लिए हॉबी था और मुझे बहुत मजा आ रहा था करने के लिए। बट जब एंटरप्रेन्योरशिप का मेरा जब प्रोजेक्ट आया तो मैंने ऐसे ही कोई तो भी प्रोजेक्ट उठा के कॉलेज में सबमिट कर दिया था। 3rd ईयर का ये प्रोजेक्ट था, एंटरप्रेन्योरशिप हमारा स्पेशल सब्जेक्ट था। सो दैट इज वेयर दे टोल्ड मी, मतलब मेरे कॉलेज के प्रोफेसर्स ने कहा कि अगर आपको ये चीज करनी है, क्योंकि अब सब जानते थे कि मैं कर रहा हूँ, सो अगर आपको ये चीज करनी है तो आप प्रोजेक्ट बनाओ, जाओ ये परफॉर्मिंग आर्टिस्ट जो जैसे मेरे सर थे, या एक और जो कथक डांसर हैं, कथक टीचर हैं, गुरु हैं, भरतनाट्यम गुरु हैं, दे आर एस्टैब्लिश्ड, वेल एस्टैब्लिश्ड देन। सो उनसे जाके पूछो कि उन्होंने इस चीज को एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे कन्वर्ट किया, क्योंकि ये उनके लिए फुल टाइम वर्क था। सो जब उनका मैं इंटरव्यू ले रहा था, वो टाइम का वो पॉडकास्ट ही बोल सकते हो आप, कि जब मैं उनका इंटरव्यू ले रहा था तब मुझे समझ में आया कि उनकी स्ट्रगल क्या थी, उनकी फैमिली ने उन्हें कैसे सपोर्ट किया। उनकी कई लोगों की फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, बट वो कैसे वहां तक पहुंचे, क्या स्ट्रगल उन्होंने देखा, कैसे बस से ट्रैवल किया या कैसे पैदल गए या कैसे रात भर नहीं सोए, एंड आज जो वो है। सो मेरे लिए वो टाइम पे पैसा मायने नहीं रखता था। मनी आई ऑलवेज थॉट कि वो तो हम कमा ही सकते हैं, पर वो जो मुकाम उन्होंने हासिल किया था उसके अंदर मुझे कंप्लीट पैशन दिख रहा था
कि ये इतने पागल हैं वो चीज के लिए कि जैसे बोलते हैं ना कि क्यों बनते हैं डॉक्टर इंजीनियर कोई पैशनेट जॉब थोड़ी ना है। वो तो हमें तो ये दिखता है कि इट इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोफेशन। मतलब मेरा बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि वो अच्छा नहीं है। इट इज अ डिफिकल्ट प्रोफेशन बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी डू। यू नीड पैशन बिकॉज एक्सेप्टेंस नहीं है। जब कोई चीज का एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो उसके लिए पैसे कौन देगा। और उसको लुक डाउन किया जाता है कि अरे ये तो जैसे मैंने कहा कि डांसर या नौटंकी वाले जो होते हैं ना, हमें बहुत अलग ट्रीट किया जाता है, एंटरटेनर्स काइंड ऑफ। एंड हमारे वो टाइम तक क्लासिकल डांसिंग को डांस समझा जाता था, वेस्टर्न डांसिंग को डांस नहीं समझा जाता था। हम रेबल्स थे कि ये माहौल खराब करने आए हैं, ये रंग बिरंगी कपड़े पहन के ये माहौल खराब करेंगे, ये हमारी संस्कृति को खराब कर देंगे। सच बताऊं तो अब हमारे क्लास में भी हम वही रूल्स रेगुलेशंस हैं जो एक क्लासिकल डांस क्लास में होते हैं। सी मैम, डिफरेंस यही है कि क्लासिकल जब बोला जाता है तो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो क्लास में सिखाया जाता है। हम जो वेस्टर्न कर रहे थे वो लोगों ने सिर्फ वो क्लब्स में देखा था, लोगों ने एमटीवी पे देखा था, तो उनका इंप्रेशन वैसा था। पर हमने जब उसको क्लास फॉर्मेट में डाला तो आज एरोबिक्स है या जुम्बा है, ये सब वेस्टर्न कल्चर से ही आ रहा है ना। आप अपना जो नजरिया है उसे बदलेंगे तो वो अपने आप ही पॉपुलर हो जाएगा। सो दैट इज वेयर डांसिंग फॉर मी बिकेम माई प्लेजर एंड माई वर्क। सो मुझे किधर भी वो रुकावट नहीं आई क्योंकि फैमिली हमेशा सपोर्ट कर रही थी। तो आपने जो प्रोजेक्ट्स किए वो आपके लिए टर्निंग पॉइंट रहे, ताकि आपको वो मतलब आपको ये फील हुआ कि पैशन है और उसी को हम आगे ले जा सकते हैं एज अ करियर एंड एज एन एंटरप्रेन्योर। Absolutely. My project told me that I can make this my profession, and then later the opportunities kept coming. मैं कभी भी ये सोच के उसमें नहीं जाता गया कि आगे क्या होगा, मुझे सिर्फ ये करना था कि मैं अब क्या कर रहा हूँ। That is what dance did to me. तो सर, आपने डांस कब से प्रोफेशनली स्टार्ट किया या ट्रेनिंग कब से आपने खुद ली और बाकी कब स्टार्ट? So professionally, when I was 19, तब मैंने प्रोफेशनली सीखना शुरू किया मेरे सर से, आकाश कर्नाटकी उनका नाम है, स्पिन एकेडमी था। पहले ही 2-3 महीनों के बाद में उन्होंने मुझे असिस्टेंट बना लिया। मैं उनके साथ में फिर आई असिस्ट करते टाइम जितना सीखने को मिलता है उतना कभी भी नहीं मिलता। सो ही बिकेम माई मेंटोर और उन्होंने गाइड किया। 3 साल तक मैंने उनके लिए काम किया, बहुत ट्रैवल किया उनके साथ में। हम एवरी वीक अहमदाबाद जाते थे, बड़ौदा जाते थे, सूरत जाते थे, मतलब एक दिन सब तरफ जाके, मुंबई जाके कल्याण में क्लास लेते थे, नासिक में भी क्लास लेते थे। तो एवरी नाइट हम ट्रैवल करते थे और मॉर्निंग 7 बजे से काम शुरू करते थे। और ये मैं बता रहा हूँ 2000, 2001, 2002, 2003, जब ये चीज अपने पीक फॉर्म में थी, क्योंकि कोई यूट्यूब नहीं था, कोई डांस इंडिया डांस नहीं था, सिर्फ बूगी वूगी था। और लोगों को सीखना था, उनके पास कोई दूसरा जरिया नहीं था एंटरटेनमेंट। तो यस, बहुत मजे किए हमने, बहुत सीखा। उसके बाद फिर मुझे मौका मिला एक इंटरनेशनल शो करने का, जिसके लिए मैंने ऑडिशन दिया। वही वक्त मेरी सरोज जी से मुलाकात हुई, उन्होंने ही मेरा ऑडिशन लिया था, मैं सिलेक्ट हुआ। फिर वो शो में 20 सॉन्ग्स थे, पूरे इंडिया से ऑडिशंस हुए थे और हम 20 डांसर्स सिलेक्ट हुए थे। ओह, मतलब पूरे इंडिया में सिर्फ 20? yes. और कितने लोग आए थे तभी ऑडिशन में अंदाजे से? मैम नहीं बता सकूंगा क्योंकि हर रीजन में ऑडिशंस हुए थे। सो लगभग 20,000 लोग आए होंगे। ओह माय गॉड, मतलब 20,000 में से 20 लोग सिलेक्ट हुए थे। Yes. एंड यू वर दैट बेस्ट ऑफ द बेस्ट। Yeah, you can say that. You are. Yes, I still, वहां पे जाने के बाद पता चला कि सच में लोगों में और भी बहुत वर्सेटाइल टैलेंट है। कुछ बॉलीवुड के डांसर्स थे, कुछ फोक डांसर्स थे, छाव करने वाले थे। सो हम 20 लड़के थे और 20 लड़कियां थी, और कुछ एक्टर्स भी थे। सो वहीं पे मुझे एक्टिंग का भी फिर उन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया। अच्छा। कि मैं जो मेन कैरेक्टर था एक्टर, उसका स्टैंड बाय मुझे बना दिया गया, कि इन केस अगर कभी वो ठीक नहीं है या उन्हें कुछ हो जाता है, क्योंकि ये मल्टीपल शोज होने वाले थे। हम मिडिल ईस्ट, यूरोप में और बहुत सारे कंट्रीज में परफॉर्म करने वाले थे।
वहां पे ये क्या होता है, ये तो स्टेज शो है, ये फिल्म Correct. नहीं है कि कट कर दिया। करेक्ट। तो मैं फिर स्टैंड बाय भी प्ले कर रहा था इस आश्वासन पे कि वो मुझे एक दिन मेन लीड करने देंगे, जो उन्होंने नहीं करने दिया। आई अंडरस्टैंड। सो बट दैट इज ओके, मतलब बहुत सीखने मिला। इसी दौरान 4 गाने रेमो सर ने कोरियोग्राफ किए थे, राजू सुंदरम ने कोरियोग्राफ किया था, गणेश आचार्य ने कोरियोग्राफ किया था। तो उनके सबके साथ में हम एक एक महीना हमने रिगरस ट्रेनिंग किया, बहुत क्लोजली काम किया उनके साथ में। सो दैट वाज अ ग्रेट जर्नी ऑफ अनलर्निंग। जब हम सिखाते हैं तब हम टीचर का रोल प्ले करते हैं, एक अलग रोल होता है। पर जब आप स्टेज पे परफॉर्म करते हो तब आप एक आर्टिस्ट बन जाते हो। सो दोनों में बहुत अंतर है। यू हैव टू बी अडेप्टेबल एंड एक्सेप्टेबल, मतलब वो जो अनलर्न करने की जो सोच है वो हमेशा रखनी चाहिए दोनों केसेस में। एब्सोल्युटली मैम। सो सर, आपने ये कहा कि आपका जो ट्रुप था वो अलग अलग जगह पे परफॉर्म कर रहा था, कितने कंट्रीज में सर परफॉर्म किया और क्या ड्यूरेशन था? मैंने ऑलमोस्ट 2 साल काम किया उनके साथ में। उसके बाद में भी वो शो और 3 साल चला, बट जब तक मैं कर रहा था तो हमने लगभग 15 से 20 कंट्रीज में परफॉर्म किया था। सो दिस इंक्लूडेड मिडिल ईस्ट, इजराइल, जॉर्डन, देन वी वेंट टू फ्रांस, फिर वहां पे इर्द गिर्द जितनी भी कंट्रीज है, बेल्जियम। सो वी परफॉर्म्ड इन ऑल दीज कंट्रीज एंड डिफरेंट सिटीज। पैलेस दे कांग्रे करके एक सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है विद 3500 कैपेसिटी, वो टाइम पे था पेरिस में। सो वहीं पे हमने कम से कम 100 शोज किए होंगे, एम्स्टरडैम, रॉटरडैम, सब तरफ। सो जब हमारे देश के लोग बाहर जाते हैं और परफॉर्म करते हैं तो उधर के जो लोग हैं, जो हमारे उधर के लोग हैं, जो आपके श्रोता हैं, उनको कैसे लगता है? वो आपको क्या फीडबैक दे रहे थे? मैम दे वर क्रेजी। मतलब इंडियन कल्चर का जो डांस है, ये हमारे शो का नाम भारती था। भारती। हाँ, और उसमें जो गाने थे वो मैक्सिमम AR रहमान के कंपोजिशंस थे, लाइव सिंगर्स थे, और बहुत ही पावरफुल वाइब्रेंट शो था ये। सो लोग सिर्फ देखते नहीं थे, वो नाचते भी थे। सी, लोगों ने अभी तक ब्रॉडवे देखा था, लोगों ने अभी बॉलीवुड को स्क्रीन पे देखा था। स्क्रीन पे जो आप एनर्जी देखते हो और जो लाइव परफॉर्मेंस में एनर्जी देखते हो, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। लाइव शो में क्या होता है ना कि आप उसका हिस्सा बन जाते हो। सो वही हम करते थे, हम एंड में वो ऑडियंस को हमारा हिस्सा बना लेते थे। सो वो भी नाचते थे और बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर हो जाता था। तो ऐसा कोई हादसा आपको याद आता हो, कोई इंसिडेंस जिसमें जो आपके मन को छू गया हो, या फिर कोई श्रोता हो जो कुछ क्रेजी कर गया हो, ऐसा कोई भी हादसा ये ट्रुप में आपको याद आ रहा हो? ऐसे तो बहुत क्रेजी चीजें होती थी कि मतलब जब रिहर्सल्स होते थे तो स्टेज के नीचे जब थक जाते थे बहुत ज्यादा तो सो जाना, और अभी जब दोस्ती हो जाती है तो कभी कभी एंट्री भूल जाते हैं तो कैसे खींच के लेके आया जाता है स्टेज पे, और 15 से 20 सेकंड के अंदर कपड़े बदलने होते थे। सो एक किस्सा जो सबसे ज्यादा याद है वो है 26 जुलाई का, जब पहली बार मुंबई में फ्लड्स आया था। सो वो तारीख थी जब हम पहली बार फ्लाइट में बैठने वाले थे और हम जा रहे थे इजराइल, और हमारा टूर शुरू होने वाला था। सुबह से बारिश चल रही थी, हमारे रिहर्सल जस्ट खत्म हुए थे, हम एयरपोर्ट पहुंचे तब तक पता चला कि सारे फ्लाइट्स कैंसिल हो चुके हैं, और हम रह रहे थे जू में। हमारे प्रैक्टिसेस होते थे लोअर परेल में, पर हम जू में रहते थे। और जब हम जू पहुंचे तो हमने देखा कि जो पानी है वो, मैं 7th फ्लोर पे रह रहा था, पानी रिवर्स आ रहा था, मतलब टब में से, फ्लश टैंक में से पानी रिवर्स आ रहा था। और हम फिर 5 दिन तक वहां से मूव आउट नहीं कर पाए थे, और वो पांचों के पांचों दिन हमने मैगी खा के निकाले थे। तो वो किस्सा कभी भी नहीं भूल सकते कि एक झटके में कैसे लगा कि बस सब पूरा सपना ही गया। कितने एक्साइटेड थे, आज तक कभी हमने डोमेस्टिक फ्लाइट में भी ट्रैवल नहीं किया था, और हम सीधा इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठने आए थे, एयरपोर्ट से वापस आ गए। तो ये किस्सा कभी नहीं भूलेंगे। और वहां पे जाने के बाद में तो फिर आपस में मस्ती करते ही थे हम, क्योंकि ये बॉलीवुड और फोक से रिलेटेड था। सो हमने फिर क्या किया कि जब फ्री टाइम होता था
सो हमने अपने अपने जो फेवरेट स्टाइल्स थे, जैसे मेरा फेवरेट स्टाइल जैज है, ओके। मेरे एक फ्रेंड का सालसा था, सो हमने वो एक दूसरे को सिखाना शुरू किया। अच्छा, सो वो बहुत मजेदार दिन थे। मतलब लर्निंग उसमें भी आपने एक्सचेंज लर्निंग की है। बिल्कुल, हमने इजराइल में जहाँ पे हम रह रहे थे किबुत्ज करके, वहां पे हमने सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए। हम दही हांडी भी करते थे, क्योंकि हमें ऐसे रिसोर्ट जैसी जगह में होली भी खेलते थे, दिवाली भी की, क्योंकि फैमिली से दूर थे। सो ओके। वो बहुत ही बढ़िया दिन थे। सो सर, आप अभी डांस सीख रहे थे, आपने बीच में वो जो इंटरनेशनल ट्रूप है वो आपने मतलब नहीं किया या आपने डिसकंटिन्यू किया, क्या आप उसका रीजन बता पाएंगे? तो मैम, रीजन ये था कि मैं ऑलरेडी एक फॉर्मेटिव सिस्टम में था जहाँ पे मैं डांस सिखा रहा था। तब भी हम परफॉर्म करते थे, पर तब हम एज टीचर्स परफॉर्म करते थे, हमारा स्टाइल अलग था। सो मुझे उस चीज का बहुत नॉलेज था। यहाँ पे हम एज आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे थे, पर ये सिर्फ वहीं तक सीमित था। मुझे इससे थोड़ा और आगे बढ़ना था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा क्रिएटिविटी किधर गया, ग्रो क्योंकि करना यहाँ पे तो मैं सिर्फ परफॉर्म कर रहा हूँ, बट मेरे अंदर बहुत सारे आइडियाज हैं, वो मैं कैसे बाहर लाऊंगा। एक्सप्लोर। सो आई थॉट कि माइट एज वेल मैं अपना खुद का इंस्टीट्यूट चालू करूं, और जो मैं सीखा है उसको अप्लाई करूं, और और आगे बढ़ूं, देखूं कि मैं जिंदगी भर तो परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा अगर ये लेवल पे मैं परफॉर्म कर रहा हूं तो। सो मुझे और एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं वापस आया और मैंने खुद का इंस्टीट्यूट फिर रीस्टार्ट किया, और स्कूल्स के साथ जुड़ा। तो जिस फॉर्मेट में हमारे शोज चलते थे, स्टोरीज एंड डांस, तो मैंने एनुअल फंक्शंस करना शुरू किया फिर स्कूल्स के। ओके। सर, आपने इतने बड़े बड़े लोगों के साथ डांस परफॉर्मेंसेस सीखे और किए भी हैं, तो आपको कभी किसी ने एक्टिंग का ऑफर या कुछ और कोरियोग्राफी ऐसा कुछ ऑफर आपको नहीं दिया? एक्टिंग का ऑफर एज सच तो नहीं दिया किसी ने, हाँ, पर आपने एक्ट बट किया है। मुझे करना था एक्ट। ये तो हम जो अभी मैंने बॉलीवुड में एक्ट किया, वो तो अभी बहुत बहुत रीसेंट नहीं है, बट 2015 में मैंने वो चीज की थी। उससे पहले मुझे ऑफर्स थे, बट मैं आई वॉज नॉट इंक्लाइन टुवर्ड्स दैट, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये बहुत टेम्पररी चीज होगी मेरे लिए, और अगर मुझे करना है तो मुझे मेन रोल ही करना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो फेस कर चुका था मेरे वो म्यूजिकल के जर्नी में, कि प्रॉमिसेस बहुत किए थे, बट वो होता नहीं है। एंड पॉलिटिक्स तो थे ही, मुझे पता है उसमें कि कौन डिजर्व करते थे और फिर क्यों नहीं दिया गया। सो मैंने अपना ध्यान उसमें से हटा लिया था, क्योंकि मुझे कुछ और कंस्ट्रक्टिव करना था। सो यस, मैं एक्टिंग की तरफ नहीं गया, और मैंने एज अ डायरेक्टर काम करना, एज अ कोरियोग्राफर काम करना ज्यादा प्रेफर किया। सर, हम आपकी जर्नी के बारे में जैसे जान रहे हैं, तो मुझे ये भी जानना है कि आपने जो डांस सीखा है, क्या वो प्रोफेशनल सर्टिफाइड ऐसे कुछ रहता है, या कोई हमारे जो बच्चे हैं या हमारे जो अभी श्रोता हैं, अगर उनको हमें डायरेक्शन देना है कि डांस को करियर कैसे बनाए, उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? आपका भी एक्सपीरियंस बताइए, और अभी क्या है सिचुएशन, क्योंकि आपका टाइम थोड़ा पहले का था, अब का शायद बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है लोगों के लिए, तो थोड़ा हमें गाइड कीजिए उसमें। सो जो डांस स्टाइल मैंने सीखा है उसका इंडिया में कोई सर्टिफिकेट नहीं है। गवर्नमेंट में जो सर्टिफिकेशन है वो अभी भी क्लासिकल डांस फॉर्म्स के लिए है। तो जैसे मैंने कहा कि क्योंकि उसका एक करिकुलम बना है, उसके घराने बने हुए हैं, और उसके एग्जाम्स होते हैं। कथक में विशारद होता है, भरतनाट्यम में और बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, फिर आप अरंगेत्रम करते हो। सो वेस्टर्न स्टाइल में ऐसा कोई सर्टिफिकेशन इंडिया में नहीं है। आप इंडिया के बाहर जाते हो तो बैले में आप ट्रेन कर सकते हो, बैले एंड जैज में। बट क्योंकि हमने इतने साल उसको किया है, पहले ये चीज का फॉर्मेट नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको बेसिक्स पता होने बहुत जरूरी है। सो अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है, अगर आप उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं सीखे हो, मतलब वेस्टर्न ही बोल रहा हूँ, अब वेस्टर्न में भी क्या है कि बहुत सारे स्ट्रीम्स बन गए हैं। अगर हम वेस्टर्न फॉर्मेट में जो क्लासिकल फॉर्म्स हैं वो है जैज और बैले। अगेन क्लासिकल मतलब जो क्लास में सीखा जाता है। ओके। पर आज जो पॉपुलर स्टाइल है वो है हिप हॉप।
राइट, वो है Correct. कंटेम्प्रेरी। ये जो स्टाइल्स हैं, ये स्टाइल अगेन रिबल होके बने हुए हैं। सो हर टीचर का अपना ढंग होगा सिखाने का, अपनी कुछ एक वोकैबुलरी होगी, बट इफ यू आर एसोसिएटेड विद एन इंस्टीट्यूट, योर पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग वर्क, अगर आपको सच में इसमें आगे बढ़ना है तो वो बढ़ जाते हैं। सो स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होते हैं डांस में भी। एब्सोल्युटली, डांस में जो यहाँ से बच्चे फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं ऑन स्कॉलरशिप, दे डू डांस ऑल्सो, बट उसके अलावा वो पढ़ाई भी करते हैं। Okay. सो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई मास्टर्स करना है, सो वो कोर्स के लिए मैं एनरोल हुआ हूँ, बट मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी बिकॉज आई एम ऑल्सो इन टू डांस। ओके। तो जैसे स्पोर्ट्स होता है, हाँ। स्पोर्ट्स कोटा होता है, वैसे वहां पे आर्ट्स के लिए भी कोटा है। अच्छा। सो एक्टिंग भी कर सकते हो, म्यूजिक कर सकते हो, सो डांस के लिए भी स्कॉलरशिप है। इंडिया में बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो करिकुलम बेस पे सिखा रहे हैं। करिकुलम बेसिस कि आप क्लास में आए हो तो आप ये मत बोलो कि आज मुझे बादशाह का ये नया गाना सिखा दो। नहीं, क्लास में सिस्टम चलेगा। क्लास में आप पहले बॉडी मूवमेंट सीखेंगे, पहले ABCD सीखोगे, फिर वर्ड्स सीखोगे, फिर सेंटेंस सीखोगे, फिर आप सीखोगे कि एक पैराग्राफ कैसे लिखते हैं। जब आप वो सीख जाते हो तो आपको एक एडवांस लेवल पे आप में एक सोच डाली जाएगी, तब आपकी सोच पक्की होगी और फिर आप अपना कॉम्पोजिशन खुद लिख सकते हो, फिर आप अपनी पोइट्री खुद लिख सकते हो। करेक्ट। पर अगर आपके अंदर अंदाज बहुत अच्छा है नाचने का, पर आपके पास शब्द ही नहीं है, तो अगर वो शब्द को मैं मेटाफोरिकली मूवमेंट एक्सपीरियंस के तौर में डालूं, तो वो मदद होती है डांस इंस्टीट्यूट में सीखने की। और ऐसे बहुत कम इंस्टीट्यूट हैं, अपॉर्चुनिटीज अनगिनत हो जाती हैं। जैसे मैंने कहा मेरी जर्नी में कि आप हमेशा बैकग्राउंड डांसर नहीं रह सकते। वो टाइम जा चुका है, AI का जमाना आ गया है, बजट नहीं रहता है तो पीछे 4 लोगों को और खड़ा कर सकते हैं। ओके। स्टेज शोज जो हैं वो अक्सर नहीं हो रहे, वो बहुत नहीं हो रहे। आजकल शोज क्रूज पे हो रहे हैं, ऑनलाइन का जमाना आ गया है, लोग रील्स पे नाच रहे हैं। मुझे नहीं पता उसका उनको क्या बेनिफिट है। पॉपुलैरिटी जो मैंने भी शुरू किया था, फेम, some people are making money out of it, that's great. So आज की डेट में वो फील्ड सबसे ऊपर आ रही है जिससे मैं जुड़ा हुआ था, वो है टीचिंग। अगर 2005 या 6 में आप जाएंगे तो कोई भी स्कूल में वेस्टर्न डांस अलाउड नहीं था। जब मैं अपना शो छोड़ के आया था तब मैंने एक स्कूल से एंटर किया था और धीरे धीरे ये सब स्कूल्स में फैला था। ओके। सो तब तक कोई टीचर नहीं था स्कूल में, एक वेस्टर्न डांस टीचर। आज की डेट में अगर आप गवर्नमेंट सिस्टम देखेंगे या नेशनल एजुकेशन सिस्टम जो आया है, उसमें हर स्कूल में 2 वेस्टर्न डांस टीचर्स होना कंपलसरी है। सो 10 साल में अगर ये रिफॉर्म आ गया है, रिक्वायरमेंट आ गई है, पर रिक्वायरमेंट तो है, बट आपके पास में स्किलफुल टीचर्स कहाँ है? सी, वहीं पे दिक्कत आ रही है। स्किल बेस्ड है टीचिंग, आपके अंदर वो स्किल चाहिए, जैसे आपने कहा था क्षमता, तो कैपेबिलिटी चाहिए। एंड इट इज नॉट एन इजी जॉब। इट इज नॉट कि आज आपने याद कर लिया और याद करके बच्चों को पढ़ा दिया। नहीं, आपको खुद अपने शरीर से करना पड़ेगा। बीमार हो, दर्द है, उठना पड़ेगा और करना पड़ेगा। सो इसीलिए ये फील्ड है ना, थोड़ा सा पैशन से जुड़ा हुआ है। और अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं, सो आप जो डांस टीचिंग है वो कई साल तक कर सकते हैं। हर स्कूल आजकल एनुअल फंक्शन कर रहा है। हर टीचर जो है वो अपना खुद का स्टूडियो खोल सकते हैं क्योंकि उतना रिक्वायरमेंट है। सो डेफिनेटली डांस हैज बिगर स्कोप नाउ। सर, तो आपने आपका डांस इंस्टीट्यूट कब स्टार्ट किया? तो एंडाई जो मेरा इंस्टीट्यूट है, अतुल नारंग डांस इंस्टीट्यूट, ये मैंने 2004 में शुरू किया। ओके। और तब से अब तक 22 साल हो चुके हैं। एंड हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुके हैं हमारे अंदर। मुझे जहां तक पता है कुछ 2 लाख ऐसे। हाँ, 2 लाख प्लस काउंटिंग। मतलब अगर इस वक्त भी आप बोलोगे तो मेरे सारे इंस्ट्रक्टर्स, मेरी पूरी टीम 6 से 7 स्कूल्स में अभी सिखा रही है और वो वही सिखा रहे हैं जो उन्होंने सीखा है। सो इट इज स्टिल गोइंग ऑन, सो वी आर स्टिल काउंटिंग। वेरी नाइस। सो ये जो आप
सिखा रहे हैं और जो अभी आपके इंस्ट्रक्टर्स, जो आपके शिष्य हैं, ये आपकी जो लीगेसी है, जो आपका फॉर्मेट है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं. व्हाट आर योर नेक्स्ट प्लान्स? व्हाट इज इट दैट यू आर थिंकिंग? क्या करना चाहते हो? और नेक्स्ट प्लान तो मैम यही है कि एक अच्छा इंस्टीट्यूट डालें, नाउ नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स, नाउ फॉर द टीचर्स, ताकि उन्हें स्किलफुल बना सकें, ताकि वो स्कूल में जाके जब सिखाएं तो वो उतने ही पैशन से सिखाएं जिस पैशन से हमने इस चीज को डिजाइन किया है. और कोई भी इस चीज को मजबूरी से ना करे, बट खुशी से करे, वो हम चाहते हैं. इसमें बहुत डीप स्टडी है. तो मुझे ऐसा लगता है कि बिना ये सीखे कि कैसे सिखाना है, जब स्कूल्स डांस टीचर्स को हायर कर लेते हैं, टीचर तो लग जाता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें डांस के ऊपर से लोगों का विश्वास कम हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आपकी बेटी को ये सोच के किधर डांस क्लास लगा दिया कि अरे ये डांस क्लास में लगा दो, ओके, जहां से भी आप आते हो, और आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं आया, तो आप अगर नासिक में आओगे तो आप फिर यही सोचोगे नहीं नहीं, डांस में तो कुछ नहीं रखा है, डांस से कुछ नहीं होने वाला है, मैं इसको अभी कोई दूसरी चीज में डाल देती हूँ. तो आपका विश्वास किधर से उठ गया? डांस से उठ गया ना. हम कोई भी नई चीज नहीं कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं जो बेसिक्स हमने हमारे मेंटोर से सीखे, उन्होंने उनके मेंटोर से सीखे थे, हमें उसे आगे लेके जाना है एकदम प्योर फॉर्म में, ताकि हम उस फील्ड को खराब ना करें. सो इसमें प्रोफेशनलिज्म इन्वॉल्व है, तो वो प्रोफेशनलिज्म बहुत जरूरी है. डांस कोई भी कर सकता है मैम. आप आ जाइए ट्रेनिंग के लिए, मैं आपको 1 महीने में अच्छा डांस करना सिखा दूं. ओके, श्योर. राइट, पर आप कंडक्ट करना चाहते हो कि नहीं, आप कंडक्ट करोगे कि नहीं, कैसे करोगे, उसके ऊपर हमें इंस्टीट्यूट खोलना है. सो सर, आपने कहा 1 महीना इधर आ जाओ, मुझे अच्छा डांस सिखा सकते हो, पर मैं नहीं आ पाऊंगी, तो अब मैं नहीं सीख पाऊंगी. आपको कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं आ पाए तो हमारे लिए आपके पास ऑनलाइन क्लासेस भी हैं. ओह, हाँ, सो कोविड के बाद या कोविड टाइम में हमने पहले रेजिस्ट किया ऑनलाइन क्लासेस, बट फिर शुरू किया, और सबको फ्री में सिखाना शुरू किया. बाद में रियलाइज हुआ कि ये तो इम्पैक्टफुल है, और वो भी फ्री में क्यों सिखाना शुरू किया, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि लोग सीख सकेंगे ऑनलाइन कि नहीं. तो मुझे पहले खुद अपने आप पे अप्लाई करना था. सो पहले 2-3 महीने तो मैं लोगों को सिखाता था, फिर उनसे पूछता था कि कैसा लगा, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है. सो उनसे समझने के बाद में देन हमने लॉन्च किया, और अभी तो हमारे क्लासेस कैलिफोर्निया में चल रहे हैं. इनफैक्ट आज सुबह भी क्लास था. हम सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, वहां पे शाम होती है, तो वहां पे लोग सीखते हैं हमसे. काफी सीनियर सिटीजन जो सीख रहे हैं, बच्चे हैं जो सीख रहे हैं. 15 अगस्त का जब शो आता है तो हम यहीं से काफी कॉस्ट्यूम्स प्रोवाइड करते हैं वहां पे. सो मैं यहीं से कोरियोग्राफ करता हूँ. अरे वाह, मैं ऑलमोस्ट 20 से 25 शादियां कोरियोग्राफ कर चुका हूँ क्या बात. ऑनलाइन. वहां पे जहाँ पे लड़का लड़की दोनों एक जगह पे नहीं है, अलग अलग जगह पे है, वो भी कोरियोग्राफ कर चुका हूँ. तो ये कन्वीनियंट भी हो गया है, और अगर प्रोफेशनली वो चीज मिल जाए ना, सो आपका तो बहुत टाइम भी बचता है और मजा भी बहुत आता है. और ये सिर्फ नासिक में नहीं है मैम, हमारी टीम जयपुर ट्रैवल करती है, बैंगलोर ट्रैवल करती है, मेरे क्लासेस यहाँ पे भी हैं. मेरा टाई अप बहुत सारे स्कूल्स में ऑल ओवर इंडिया है. सो ये सब तरफ हम एनुअल डेज कर रहे हैं. देहरादून में स्कूल्स हैं, पुणे में जो मेरे साथ में इंस्ट्रक्टर्स थे, वो पुणे में अपना इंस्टीट्यूट अभी उन्होंने एस्टैब्लिश किया है, और अराउंड 50 स्कूल्स वो करते हैं. नागपुर में है. सो वी आर एवरीवेयर मैम, डोंट वरी, हम करजत भी आ जाएंगे. प्लीज आइए, यू आर मोस्ट वेलकम सर. वहां पे भी बहुत जरूरत है, और बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं वहां पे. सो सर, आपकी जर्नी मैंने देखी एज अ डांस, एज एन आर्टिस्ट. खुद आप डांस करते थे, फिर आपने उसको टीचर करके भी आपने उसको एक्सपीरियंस किया है. आपको मजा किसमें ज्यादा आया, और क्या ज्यादा डिफिकल्ट है, टीचर बनना या खुद एक डांसर बनना? मजा तो दोनों में आया,
पर अब अगर अभी भी ज्यादा मजा आता है तो वो सिखाने में ही आता है। टीचिंग के बाद में जो एक हाई मिलता है ना कि आपने कुछ सिखाया और सामने वाला वो करता है, सो उसमें मुझे तो बहुत मजा आता है। परफॉर्म करते टाइम वो, क्योंकि वो एवरी टाइम नहीं हो पाता है, सो पता है बहुत स्ट्रेंज लगेगा सुनने में, बट मैं अभी अपने क्लासेस जो हैं जब लेता हूँ, सो मेरे लिए वही परफॉर्मेंस है कि मेरा हर क्लास एक परफॉर्मेंस बन जाए। मेरा हर क्लास वो परफॉर्मेंस के टाइम पे किसी को छुए, किसी को अपनापन महसूस हो और उसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आए। मेरी टीचिंग स्किल्स बहुत चेंज हुई हैं इन द टाइम स्पैन। पहले हम जज करते थे और एक्सपेक्ट करते थे कि ऐसे ही होना चाहिए, बट बीच में इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन मेरे लाइफ में आए हैं, जिसके कारण से अब मेरा जो सिखाने का ढंग है वो बेटर हो गया है। तो सर, टैलेंट और डिसिप्लिन, इसमें से क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है और क्या एसेंशियल है फॉर अ डांसर और एनी पर्सन? मैम, टैलेंट तो आप विद टाइम लेके पैदा होते हो ऐसे माना जाता है, कि आपके अंदर एक नेचुरल रिदम होगा, एक नेचुरल फ्लेयर होगा। डिसिप्लिन तो वो है जो आप फॉलो करते हो। सो टैलेंट के साथ डिसिप्लिन होना will make you successful, in the field. So then there is nobody to blame. But just discipline will make you less talented. क्योंकि टैलेंट के लिए ना थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ता है एकदम। आजकल नहीं, पहले से ही है कि बच्चों में टैलेंट होता है। 5th 6th तक बच्चों में बहुत टैलेंट होता है। बच्चे हमारे पास डांस क्लास के लिए आते हैं। 7th 8th के बाद में ना उनको डिसिप्लिन में डाल दिया जाता है कि पता नहीं कि कौन सा इम्तिहान आ रहा है उनका। इनफैक्ट वो एज में जब हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तब तो डांस की सबसे ज्यादा जरूरत है। आप तभी ही लड़कों को लड़कियों को मना कर देते हो डांस करने से, डिसिप्लिन में डाल देते हो, फिर बाद में बोलते हो कि अरे टैलेंट ही नहीं है, क्योंकि इतना डिसिप्लिन कर दिया है कि टैलेंट को खत्म कर दिया है। अब टैलेंट है तो उसको डिसिप्लिन में डालो, सब कुछ करने दो। डिसिप्लिन के साथ में वो जो आपका टैलेंट है ना, उसको 1 घंटा दो, ताकि एक उम्र में आने के बाद में वो किधर छूट ना जाए या अपने आप को ना पीछे भूल जाए। सर, ऐसा कोई केस या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि बंदे के पास टैलेंट है पर डिसिप्लिन नहीं है? अनगिनत मैम, अनगिनत केसेस हैं ऐसे। मतलब मेरे पास में बहुत लोग आते हैं जो सुपर टैलेंटेड हैं, अच्छा। बट हमारी फील्ड में अगर आप मौका मिला है और वो टाइम पे सो रहे हो या वो टाइम पे तैयार नहीं हो या टाइम पे नहीं पहुंचे, तो फिर आपका टैलेंट किधर काम आएगा? डिसिप्लिन हम किससे मानते हैं? डिसिप्लिन हम मानते हैं आप अगर टाइम को सुपीरियर मानते हो। हमारी फील्ड में वैसे ही, जैसे मैंने कहा कि बहुत अमीर लोग तो है नहीं, तो अगर आपके पास में कुछ है तो वो पैसा नहीं है, आपके पास में है तो वक्त है। और अगर आप वक्त की कीमत नहीं समझते हो तो वो आपकी कीमत नहीं समझेगा, आपका टैलेंट वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो उस प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाएगा जिस पे आपने होना चाहिए। और हर इंडस्ट्री में डिसिप्लिन को ही माना जाता है। टैलेंटेड लोग हर तरफ हैं, पर अगर आप मौके पे सो रहे हो तो टैलेंट चला गया। सर, आपने डांस मोमेंट थेरेपी ये भी स्टार्ट की है और इसके बारे में हमें थोड़ा और जानना है। आपने इनफैक्ट TISS से वो सीखा है, थोड़ा हमें उसके बारे में भी बताइए। सो मैम, डांस जब मैंने खुद सीखना शुरू किया, मुझे बहुत खुशी होती थी। सिखाना शुरू किया, मुझे और ज्यादा खुशी होती थी। परफॉर्म करना शुरू किया तो मैं तो 7th हेवन पे था। सो मुझे हमेशा उस चीज ने बहुत खुशी दी। उसका असर मेरे बाकी जिंदगी पे भी पड़ा। मैं पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं लेता था, मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट आ गया। मैं रीड करने लगा, मैं स्टडी करने लगा। अच्छा। मैंने वो स्टडी नहीं किया जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि वो मेरे काम का नहीं था। पर जिस फील्ड में मैं जाना चाहता था, मैंने वो चीजें स्टडी करना शुरू की। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स आके हमें ये बोलते थे कि इसको बहुत एक्साइटमेंट रहती है इधर आने की, ये डांस से आता है ना, ये बहुत फ्रेश हो जाता है। कपल्स ने बोला, यार हमारे बीच में आर्ग्यूमेंट चल रहा था, यहाँ पे आए हैं, डांस करना शुरू किया है तो एक दूसरे को और अच्छे से समझने लग गए हैं।
कुछ सीनियर सिटीजन्स ने जब ज्वाइन किया तो बोलते हैं कि इच्छा ही नहीं होती थी उठने की, करना शुरू किया तो अभी ऐसा एक एंथुजियाज्म रहता है, एक अलग इंटेंशन रहता है कि नहीं यार आज फिर उठना है और फिर जाना है, क्योंकि इसमें मजा आ रहा है करने का। तो जब मैंने ये सब एक्सपीरियंसेस सुने तो मैंने बोला कि डांस ये सिर्फ है ना, ये परफॉर्मेंस नहीं हो सकता है, इसमें कुछ और भी है। तब जाके वो चीज कनेक्ट हुई कि डांस मूवमेंट थेरेपी होता है। ये ड्यूरिंग कोविड टाइम मुझे पता चला कि टिस में हो रहा है कोर्स, पर ये पहले मुझे पता चल गया था कि ये अमेरिका में चलता है और मैं अमेरिका भी जाता था सिखाने के लिए। तो मेरा हमेशा से इंटेंशन था कि इस साल मैं यूएस जाऊंगा और मैं ये कोर्स परस्यू करूंगा। कोविड आ गया, सब बंद हो गया। टिस का फॉर्म निकला, मैंने अप्लाई किया, 50 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए, उसमें से मैं एक ही मेल मेंबर था। ओह हाँ, तो अपॉर्चुनिटी ये थी कि ये हाइब्रिड कोर्स था, तो मेरे लिए और फायदेमंद हो गया कि आधा कोर्स ऑनलाइन होने वाला था और आधा कोर्स टिस में होने वाला था। सो टाइम उसमें बच गया थोड़ा। एंड इस चीज की जब शुरुआत हुई तो पता चला कि मुझे बहुत कुछ अनलर्न करना पड़ेगा ये सिस्टम में जाने के लिए, ओह क्योंकि डांस मूवमेंट थेरेपी ऑपोजिट है जो हम कर रहे थे। ओके जो हम डांस क्लास में करते हैं वो हम फोर्स करते हैं कि आपको ये चीज करनी है, और जो मूवमेंट थेरेपी है उसके अंदर हम आपको बिल्कुल फोर्स नहीं करते हैं, आप खुद करते हो। और जो आप खुद कर रहे हो हमें सिर्फ उसको और बेटर तरीके से एक्सप्लेन करके करवाना है, या हमें सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है। हमें आपको वो करने देना है जो आप करना चाहते हो। डांस क्लास में तो आप वो करते हो ना जो हम चाहते हैं आप करो। सो ये ऑपोजिट हो जाता है। अनलर्निंग प्रोसेस आया कि डांस मूवमेंट थेरेपी में हमें जजमेंटल नहीं बनना है, ओके हमें सेफ स्पेस क्रिएट करनी है और डांस को इतना इजी बना देना है कि ये सबके लिए अवेलेबल हो। स्टडी करोगे तो डांस इंडिया डांस या ये जो पूरे कॉम्पिटिशन्स जो आए हैं, इससे पहले लोग ज्यादा डांस करते थे। लोग बाहर निकलते थे, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे, डांस क्लास पे आते थे। ये आने के बाद में लोगों की डांस की परिभाषा बदल गई। लोगों को लगता है कि इतना डिफिकल्टी होता है डांस, और अगर ये मुझसे नहीं हो रहा है तो मैंने करना ही नहीं चाहिए। लोग भूल गए कि डांस कंपटीशन नहीं है। डांस सिर्फ एनुअल डे में परफॉर्मेंस करना नहीं है। डांस लोगों को दिखाने के लिए नहीं है। करेक्ट आपने लास्ट डांस कब किया था? याद नहीं है, पर मैं घर में ऐसे ही कुछ एक्सप्रेस करना है तो कर लेती हूँ। कर लेते हो ना? कर लेती सो परफॉर्मेंस था वो? नहीं, इट वाज फॉर माय हैप्पीनेस। तो अगर हम जब मैच देख रहे होते हैं और इंडिया जीत जाती है, तो अपने बॉडी के अंदर मूवमेंट क्या होता है? हैप्पीनेस हाँ, जो एक डायनामिक मूवमेंट आता है ना, ब्लास्ट निकलता है। सो वो ऊर्जा, वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? दैट मीन्स वी हैव दैट एनर्जी। यस पर पूरे दिन भर में जब हम एकदम लो फील कर रहे हैं, और उसके अंदर अगर मैं अभी आपको बोलूं चल डांस कर, आप बोले कि क्या हो गया इसको, क्यों डांस करूं मैं? राइट? डांस करके खुशी मिलती है, यस तो खुश रहना है तो डांस करना चाहिए, एक्चुअली राइट? यस सो अगर हम इसको डेली सिस्टम में प्रैक्टिस करने लग जाए मूवमेंट को, डांस मूवमेंट उसका नाम भी क्यों पड़ा वो भी मैं आपको बता दूं। मतलब ये बहुत लोगों को लगता है कि डांस मूवमेंट मतलब डांस ही होने वाला है वहां पे। यस, एवरी मूवमेंट इज डांस, अगर आप उस नजरिए से देखो तो। पर ये डांसर्स, वेस्टर्न जो डांसर्स थे उन्होंने और साइकोलॉजिस्ट ने मिलकर ये कोर्स बनाया। ओके एक 50 साल हो गए हैं इस कोर्स को बने हुए। तो ये जब कोर्स बनाया तो उन्होंने भी यही ऑब्जर्व किया था कि डांस से हम लोगों को हील कर सकते हैं। ओके इमोशनली जो हम बेचैनी होती है, रेगुलेट कर सकते हैं अपने इमोशंस को। एंड ऑल अदर जो हम बात कर रहे हैं, तो इमोशंस आप बोल रहे हैं, तो डिप्रेशन, एंजाइटी, इसको भी? एब्सोल्युटली मैम, व्हाई नॉट? ओह वाओ, व्हाई नॉट? जैसे मैंने आपसे कहा कि आप खुश होते हो तो डांस करते हो, यस Right? इट एलिवेट्स द मूड, राइट? अभी ऑल इज वेल फंडा पता है आपको? दिल हाँ. को बेवकूफ बना दो कि हाँ. सब ठीक है, सब ठीक है। यस ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पसंद है, ओके क्योंकि यही कॉन्सेप्ट में हम जीते आए हैं। सब ठीक है, सब ठीक है बोल के
हम अपने अंदर ही अपने इमोशंस को सप्रेस कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। नहीं ठीक है, इसको बोलना सीखो। हम बोल नहीं पाते, उसको बॉडी में रख लेते हैं, मतलब एक्चुअली मन में रखते हैं, और बॉडी फिर उसको याद दिलाती है। ठीक है, बाल झड़ रहे हैं, कंधा दुख रहा है, बैक पेन हो रही है, सर क्यों दुख रहा है समझ में नहीं आ रहा है। साइकोसोमैटिक डिजीजेस। चलो एक वॉक करके आता हूँ। ये वॉक करना भी तो मूवमेंट ही है ना। पर अगर अभी आपका मन नहीं कर रहा है वॉक करने का, तो आप मूवमेंट कर लो, ब्रीथ करो, हाथ पैर हिलाओ, शेक करो बॉडी को, अपने आप कुछ इमोशंस बाहर आएंगे, अपने आप बॉडी को अच्छा लगेगा, वो हैप्पी फील करेगा। सो जैसे मैंने कहा कि आप डांस करते हो जब आप खुश होते हो, राइट। अभी एंजाइटी, डिप्रेशन या फीलिंग लो, ये क्या फीलिंग्स है? अगर आप इसको नॉर्मल बिहेवियर बोल रहे हो, तो अगर आप खुश हो तो ये ऊपर हो, ठीक है। आप खुश नहीं हो तो आप लो हो, एनर्जी लो है, सब कुछ लो लग रहा है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब पूरे दिन भर में आप कभी खुश होगे, फिर कभी उदास रहोगे, खुश होगे, फिर कभी उदास रहोगे। अब क्या होता है कि एक यंग एज में जब अपने हिसाब से चीजें नहीं हो रही हैं, तो आप फिर उदास रहते हो। पर ये जो रास्ता है ना ऊपर नीचे जाने का, ये कभी कभी बंद हो जाता है। मतलब आप जब लो हो अपने मूड में, फिर आप वो रास्ता ही नहीं ढूंढ पाते कि मैं खुश कैसे हूं। आपके इर्द गिर्द लोग, आप बहुत कोशिश करेंगे इसको खुश करने की, अरे मतलब चल ये खिलौना ले ले, वो ले ले, रील्स देखते रहो, डोपामिन हाई हो रहा है, पर मैं खुश ही नहीं हो पा रहा हूं, मुझे कोई एक्साइटमेंट ही नहीं आ रहा है लाइफ में। दैट इज वेयर मूवमेंट विल हेल्प। ओके, पॉसिबिलिटीज चेंज कर देता है वो। अगर आपको हैबिट है आपके क्लिनिक पे जाने की, फ्रॉम होम टू योर क्लिनिक, एक रूट सेट किया है आपने, करेक्ट, अभी वो रूट बंद हो गया है, पर आपको क्लिनिक पे पहुंचना है, तो क्या आप घर चले जाओगे? नहीं, मैं दूसरा रूट ढूंढ लूंगी, मतलब ढूंढोगे ना। यस, बस दूसरा जरिया ढूंढना है, और वो आपको आपका मूवमेंट ही बताएगा। इज इट? यस, अगर ऐसे खाना खा रहे हैं तो हम ऐसे ही खा रहे हैं, पर अगर अभी मैं बोलूं कि नहीं अभी आपको लेफ्ट हाथ से खाना है या लेफ्ट हाथ से ब्रश करना है, सो आपका माइंड अलग न्यूरॉन्स क्रिएट करता है, राइट? चैलेंज होता है। यस, व्हेन यू स्टार्ट चैलेंजिंग योर मूवमेंट, सडनली यू स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली। ये ऐसे ही होगा, ऐसे ही होना चाहिए, हम इससे बड़े होते हैं। बट अगर आप मूवमेंट थेरेपी के प्रोसेस से जाते हो, सो आपके पॉसिबिलिटीज चेंज होंगे, आप अपने आप को खुश रखने के लिए अलग जरिए ढूंढ सकते हो। ओके, सो कोई अगर सैड है या किसी का ध्यान नहीं लग रहा है या फोकस नहीं हो रहा है, तो क्या आप हमारे श्रोताओं के लिए कोई टिप दे पाएंगे इसी में, डांस मूवमेंट थेरेपी में, कि ये करोगे तो यू विल फील गुड अबाउट इट? सो पहले तो अगर सैड हो तो मान लो कि आप सैड हो। ओके, क्यों पे जाना ही नहीं है, वो सब सैड हो। हाँ. आज मुझे लो लग रहा है। हाँ. सो सबको मैं जो पहली जो चीज है वो तो कनेक्टिंग विथ योर ब्रेथ। ओके, दैट इज द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। हमने सांस ली तभी हमारे अंदर जान आई। सो मैम, जैसे आपने कहा कि अगर आप सैड फील कर रहे हो तो ओके, चलो मैं बोलता हूँ सैड को छोड़ दो, आप अभी कैसे फील कर रहे हो? फाइन। फाइन, ओके, तो ये फाइन को एक मूवमेंट दो, कोई भी मूवमेंट। क्या मूवमेंट दो अभी? कोई भी मूवमेंट, जैसे अभी मैं बोलता हूं, ठीक है, सो आई एम फीलिंग लिटिल स्लीपी रहा हूं। ओके, ऐसे स्लीपी फील कर रहे हैं आप? हाँ, तो अभी आप रिपीट कीजिए मेरे साथ में एक बार जो मैंने फील किया। पर मैं स्लीपी नहीं फील कर रही हूँ, मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। दैट्स ओके। ये क्या है? ये मेरा मूवमेंट है ना। हाँ. आपने जब किया तो आपने उसको एक्नॉलेज किया, एक्नॉलेज किया, तो मेरे लिए पॉसिबिलिटी खुल गया कि हाँ, इनको पता है कि मैं स्लीपी फील कर रहा हूँ। आपने उसको रेजोनेट किया। अब आप फाइन कैसे फील कर रहे हो बताओ मूवमेंट से? या ओके, ये जो मूवमेंट करते ही ना, मेरे बॉडी ने मुझे इशारा दिया कि मैं भी फाइन फील कर सकता हूँ। मैं क्यों स्लीपी फील कर रहा हूँ, राइट? मैं भी एनर्जेटिक फील कर सकता हूँ। यस मैम, जैसे आपने कहा कि इफ इन केस यू आर फीलिंग सैड, सो व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू?
अगर आपको थोड़ी सी उसे उदासी लग रही है, तो सबसे पहले तो ये बिलीव कर लो कि हाँ मुझे आज सैड लग रहा है, और इस बारे में मत सोचो कि क्यों लग रहा है सैड। सिंपल सी एक्सरसाइज करनी है, डीप ब्रीथ एंड ब्रीथ आउट। और ये मेरा रिचुअल है, दैट इज स्मेल अ फ्लावर एंड ब्लो द कैंडल। व्हेन यू डू दिस, blow the candle, you are just connecting with your breath, and now at this moment, okay, just try to ground yourself. खड़े हो सकते हो, अपना पूरा वजन फ्लोर पे डाल सकते हो, आंखें बंद कर दीजिए और अपने बॉडी को पूरा स्कैन कीजिए, टो से लेके हेड तक। सो सिंपल सा है, टो से लेके नी से लेके हिप्स, हिप से लेके आपका स्टमक, आपका बैक, धीरे धीरे ऊपर आते हुए आपके शोल्डर्स, शोल्डर्स से आपके एल्बोज, आपके हाथ, आपकी फिंगर्स, फिंगर से ऊपर जाते हैं आपका नेक, नेक से आपका हेड, फोरहेड। ध्यान पूरा चेहरे पे ले आइए, अपने टंग को रिलैक्स कर दीजिए, चिन, योर लिप्स, योर नोज, योर आईज, and bring all your attention to the center in between your eyebrows. आपकी आंखें बंद रखिए, और जब अब आप सांस लेंगे तो ऐसे इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे एक ग्लोइंग लाइट है, और जब आप सांस लेते हैं तो वो और ज्यादा उजाला करती है, और जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो वो और ग्लिटर करती है। सो ब्रीद इन, लेट इट ग्लो, एंड ब्रीद आउट, लेट इट ग्लिटर। Breathe in and breathe out. अब इमेजिन कीजिए कि आपके पास ड्रम्स हैं। सो हम नॉर्मली इसमें म्यूजिक प्ले करते हैं, पर आंखें खोल लीजिए और ड्रम्स हैं इमेजिन कीजिए और ड्रमिंग कीजिए, ड्रमिंग। और अभी यही ड्रमिंग को अपने बॉडी को उठाने के लिए आप अपने बॉडी के साथ में भी कर सकते हैं। वेक योर बॉडी अप, टैपिंग, टैपिंग, एब्सोल्युटली। वेक योर बॉडी, वेक योर बॉडी, वेक योर बॉडी। आप पूरी बॉडी पे कर सकते हैं, जिधर भी चाहे। और आप इस चीज को जितने भी मिनट चाहे उतने मिनट कर सकते हैं। एंड नाउ गेट अप, टेक अ वॉक एंड प्ले सम म्यूजिक एंड मेक सर्कल्स। सर्कल्स बनाइए मैम। गुड, नाइस। ना क्या है, शोल्डर से आप बनाओ, शोल्डर्स के साथ, सिर्फ शोल्डर्स के साथ। हाँ, नाइस। अभी नोज के साथ नहीं, नोज के साथ सर्कल बनाना है, नोज के साथ सर्कल बनाओ। वेरी गुड। विथ योर चीक्स, विथ योर ईयर्स, with your entire upper body, with your fingers, with your eyes. Okay, बताओ अभी किस बात के लिए सैड थे आप? नहीं, मैंने तो सब श्रोताओं अच्छा। के लिए पूछा, क्योंकि मैं तो फाइल तो आप बताओ आप किस बात के लिए सैड थे? ओके, और अगर अभी जो फील कर रहे हो, इस फीलिंग को याद रखो। आइडिया ये है कि ये प्रोसेस जो है ये 1 hour 30 minutes का होता है। सो इसको कोई चूरन नहीं है कि हमने खाया और पचा लिया। सो ये प्रोसेस है। जब भी हम क्लास करेंगे हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो उस लिंक पे जाके हमारे साथ में क्लास कर सकते हैं। एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, लुक फॉर मूवमेंट थेरेपिस्ट, वो आपके इर्द गिर्द होंगे। इसका फायदा यही है कि थेरेपी नॉर्मली आप बोलते हो, थेरेपी में बात होती है, एक पैटर्न्स रीड किए जाते हैं। मूवमेंट थेरेपी इज अ नॉन वर्बल एक्टिविटी। इसमें आप बॉडी मूव करते हो, आप वो बॉडी मूवमेंट में ही हम एनालाइज करते हैं कि क्या मूवमेंट में आपको दिक्कत आ रही है। ओके, तो फिर हम उस हिसाब से आपके लिए एक प्लान बनाते हैं। दैट इज हाउ मूवमेंट थेरेपी वर्क्स। इट इज नॉट अ 1 day treatment. It is for wellness, it is for well-being.
मूवमेंट थेरेपी उन्हें नहीं करना है जो डिप्रेशन में जा चुके हैं। मूवमेंट थेरेपी इसीलिए करना है ताकि हम डिप्रेशन में ना जाए, करेक्ट। क्योंकि वापस वो रास्ता ढूंढना कभी कभी कठिन हो जाता है, बट हम हैं उनके लिए भी। ओके। मेजरली अब की जनरेशन में जब मूवमेंट बहुत छोटा हो गया है, तो जस्ट आप समझ लेना कि जो फीलिंग्स हैं वो रेगुलेट नहीं हो पा रहे हैं कि मुझे कब गुस्सा होना है, या आजकल लोगों को गुस्सा भी नहीं आ रहा है शायद से, वो अपना गुस्सा इंटरनेट पे निकाल देते हैं, खुल के हंस भी नहीं रहे, खुल के नाराज भी नहीं हो रहे हैं, तो वो फीलिंग्स धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो उसे थोड़ा सा जगाओ, क्योंकि वो बहुत जरूरी है आपके डेवलपमेंट के लिए। सो सर, डांस मूवमेंट थेरेपी भी आप ऑनलाइन ले रहे हैं? हाँ, बिल्कुल ले रहा हूँ। वो भी आप ले रहे हैं? Yes, सो yes. यू आर अवेलेबल ऑनलाइन? I am available So that- online. I have students who are coming here also to do classes. मैं स्पेशलाइज करता हूँ टीचर्स के लिए, क्योंकि टीचर्स एक ऐसा पॉपुलेशन है जो बहुत स्ट्रेसफुल और डबल डुअल जिंदगी जीता है, तो उनके लिए हम सेशंस लेते हैं। स्कूल्स के साथ में टाई अप्स है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स कर रहा हूँ, टीम बिल्डिंग भी हो सकता है इसमें। Yes. क्योंकि मूवमेंट थेरेपी से आप खुद के साथ जब कनेक्ट होगे तो आपको सेल्फ केयर पता चलेगा। सेल्फ केयर बहुत जरूरी है। अभी फादर्स डे हुआ था, तो मैंने फादर्स के लिए एक सेशन किया था। अरे वाह। बहुत जरूरी है मेल्स को भी थोड़ा सा इमोशनल साइड देखने का अपना। सो सर, जो डांस मूवमेंट थेरेपी है, इट इज वर्किंग ओनली ऑन इमोशंस और डज इट आल्सो हेल्प इन फिजिकल इश्यूज और कंसर्न्स? Ma'am, it will not only help you emotionally, because it is body movement, it will help you mentally. So, the moment when we talk about mental well-being, if you are happy, only then you will exercise. Only then you will realize कि I have to eat healthy. लक्षण क्या है सैड रहने के? क्या लक्षण है मेंटल इम्बैलेंस होने के? पूरा टाइम सोते रहोगे, अपने आप के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, अनटाइडी हो जाओगे, या इमोशनल ईटिंग करोगे, या फिर कुछ लोग वर्बल हो जाते हैं, कुछ लोग फिजिकल हो जाते हैं। सो ये क्या है कि ये कंट्रोल नहीं है, अपना कंट्रोल खो बैठे हो। वी न्यूट्रलाइज इट। जहां पे क्लिनिकल हेल्प की जरूरत है, जैसे बोलते हैं कि केमिकली देयर इज इम्बैलेंस, तो वहां पे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो आपको ट्रीटमेंट बताएंगे, वैसे दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे, पर वहां तक नौबत ना आए इसीलिए अभी से शुरू करो। और अगर आप कंज्यूम भी कर रहे हो टैबलेट्स, दिस विल हेल्प यू रिकवर दैट। आप एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास क्यों जाते हो? चोट लग जाती है, मसल को रिपेयर करने के लिए कि वापस से स्ट्रेंथ आए। सो वैसे ही आप एक मूवमेंट थेरेपिस्ट के पास आओ, वो आपके मूड को अपलिफ्ट कर सकते हैं, वो आपको वो एहसास दिला सकते हैं जो आपके मेंटल वेलबींग के लिए अच्छा है। सो द मोमेंट यू आर गेटिंग यूज्ड टू दैट, आप अपने आप खुश होना जब सीख जाओगे तो नाराजगी की कोई बात ही नहीं है फिर। सो हम लोग सर डांस मूवमेंट थेरेपी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपके पास कोई रियल इंसिडेंट्स या ऐसा कोई आपने देखा हो कि उसकी वजह से अच्छा उसका रिजल्ट आया हो, कि डांस मूवमेंट थेरेपी किया और ये बंदे का रिजल्ट ऐसा है? ऑफ कोर्स आई डोंट वांट यू टू डिस्क्लोज द नेम, बट अ केस। सो यस, देयर आर, इन फैक्ट आई विल से, मैं जब से मैंने मूवमेंट थेरेपी शुरू किया तो मैं अपने जो मेरे जो टीचर्स हैं मैं उनके लिए भी करता हूँ ये चीज, और उनके डेवलपमेंट में बहुत अंतर आया है। फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट, जैसे मैंने कहा कि इट्स अ वेरी पैशनेट जॉब, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके लाइफ में सब अच्छा ही चल रहा होगा। हम बहुत लोगों को नाराज करते हैं दूसरों को खुश करने के लिए, अपने घर वालों को स्पेशली, क्योंकि रातों भर जागना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है। अब आप पॉडकास्ट कर रहे हो तो आपको ही पता चलेगा ये चीज का, बट हम कैसे उसको बैलेंस करें, कैसे फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करें, कि यार इधर ये गैप है तो इसको मीनिंगफुल कैसे बनाएं,
इसमें वैल्यू कैसे भरे। सो वो तभी पता चलेगा ना जब आप ये रियलाइज कर लोगे कि नहीं, सामने वाला मेरा वक्त चाहता है, सामने वाला मेरा से अच्छा चाहता है, ना कि वो मेरे से चिढ़ रहा है कि मैं जो चीज कर रहा हूं। नहीं, मेरे माँ बाप ये नहीं बोल रहे कि ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की। वो एक्चुअली हमें बोल रहे हैं कि थोड़े और जिम्मेदार बन जाओ। तो मेरे जो टीचर्स हैं उनको यहाँ पे हेल्प हुआ। फिर मेरे पास जो सेरेब्रल पैलेप्सी से रिलेटेड एक मेरी स्टूडेंट है, या एक क्लाइंट बोल सकते हो, या पार्टिसिपेंट है। सो उनका इशू ऐसा था कि वो बैलेंस नहीं कर पाते थे, बहुत Yes. बार उनका बैलेंस ऑफ हो जाता था। Yes. सो हमने 1 साल से उनके साथ में, हम हफ्ते में 1 बार या 2 बार करते हैं क्लासेस। डांस से जो हम कर रहे हैं, जो वर्कआउट कर रहे हैं, मूवमेंट थेरेपी जो कर रहे हैं, उससे उनके हाथ पैर में जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा हो गया है। और उनकी ये कंप्लेंट थी कि ना वॉक पे नहीं जाएगी, फिजिकली नहीं कुछ करेगी। अब ऐसा हो गया है कि वो डांस नाम सुनते उसको और करना है, उसको म्यूजिक समझ में आने लग गया है, और उसका बैलेंस इतना बेहतरीन हो गया है कि जो वो पहले 4-4 दिन में स्टेप्स कंप्लीट नहीं करती थी, अभी वो 1 घंटे के सेशन में कर लेती है। अब वो खुद, ये स्टूडियो आपने देखा है, वो खुद नीचे उतर के आती है, खुद ऊपर जाती है। ओह वाह। इतना उसका बैलेंस स्ट्रांग हो गया है। और याद नहीं रख पाने का एक और इशू होता है कि आप फोटेक्स में वो चीजें भूल जाते हो, करेक्ट। वो याद रखने लग गई है। जो 1 साल पहले सीखा था, एक फॉर्मेट हमने जो बनाया था, वो चीजें फिजिकली याद होने लग गई है। तो जब वाह। फिजिकली याद होने लगी है तो वो हैप्पीनेस अपने आप आ गया है कि मुझे याद रह रहा है, मुझे आ रहा है वो करने के लिए। और रेंज ऑफ मोशन बढ़ गया है डांस के कारण से। सो यस, देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स। मतलब सेरिब्रल पाल्सी, उसके लिए भी आपने डांस मोमेंट थेरेपी दी और उसका रिजल्ट अच्छा है। सो ऑल पेरेंट्स आउट देयर, जस्ट थिंक, आपके बच्चे को डांस में करियर करना है, या आपके पास कोई ऐसा बच्चा है जिसे थेरेपी की जरूरत है, डांस थेरेपी की जरूरत है, तो वो भी अवेलेबल है। सो सर, इतने सालों बाद भी क्या है जो आपको मोटिवेट रखता है? The happiness that I am able to spread, the value that I am able to create in the society. बिजनेस तो सेट हो चुका था, और वो चलते रहेगा। क्रिएटिविटी अपने पीक पे है, मतलब मैं और क्रिएट करना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने इंटरेस्ट से आ रहे हैं, पर अगर मैं अपने स्किल को, जो मैंने स्किल है, अगर मैं उसको टूल बना के यूज नहीं कर पाया तो फिर मैंने क्या ही किया था। सो मेरा यही जरिया था सोसाइटी को पे बैक करने का, कि इससे मैं कुछ वैल्यू जनरेट कर सकूं, और वो मैंने किया। तो ये मुझे ज्यादा खुश रखता है, और इसीलिए एक एक्साइटमेंट रहता है अर्ली मॉर्निंग उठने का, या लेट नाइट कभी जागना भी पड़े, कि मेरे काम करने से उसके लाइफ में थोड़ा सा और खुशी होगा। यस। सो सर, हम आपके बारे में अभी जब बात कर रहे हैं तो इसमें कहीं पे पैशन बहुत बहुत कूट कूट कर भरा हुआ है। हाउ डू यू सी पैशन एज, व्हाट इज इट फॉर यू? पैशन का एक्चुअली फैशन है आजकल। सब लोग जो आते हैं, और स्पेशली पॉडकास्ट के अंदर सारे ही पैशनेट लोग आते हैं। बट पैशन का डेफिनेशन तब शुरू होता है जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, पर तो भी आप खोज के निकालते हो अपने लिए एक रास्ता, और वो रास्ता ऐसा बनाते हो कि फिर उसके पीछे ना और हजारों लोग चले। तो वो होता है पैशन, कि लोग आपको लुकअप करें। वो बोट को इशारा दिखाने के लिए एक लाइट हाउस होता है ना, कि भाई यहाँ पे रॉक्स हैं। वो होता है पैशन, कि वो इसके लिए नहीं है कि आओ इधर पार्क करो, आप रुक सकते हो। नहीं, इस तरफ मत आओ, यहाँ पे खतरा है, इधर से दूर रहो। इसीलिए होता है लाइट हाउस, जो बताता है आपको। सो पैशन ही आपको डायरेक्शन बता रहा है। पर अगर आपके अंदर वो जुनून नहीं है, कि अगर आप बीमार हो, अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो, और आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, तो कैसे होगा? आपको, यू हैव टू बी द लीडर, यू हैव टू बी द वन हु टेक्स अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट इज पैशन फॉर मी।
मैंने आपको पहले भी कहा था, नहीं करने के 100 बहाने और करने की एक जिद। वो जो जिद है ना कि नहीं मुझे करना है, और उसको कोई टाइम लिमिट नहीं है मैम। जो चीज मैं मेरे 20 साल की उम्र में नहीं कर पाया, शायद 40 में नहीं कर पाऊंगा, 50 में नहीं कर पाऊंगा, पर मैं करूंगा। मैं किसी को नाराज नहीं कर सकता ना, मैं किसी को हर्ट नहीं कर सकता हूं अपने पैशन के लिए। करेक्ट। राइट? वो तो फिर कितना ही गलत हो जाएगा कि मैं अपने आप को टॉप पे लेके जाना चाहता हूं और बाकी सबको पीछे छोड़ दूं। नहीं, अगर मैंने कोई चीज की जिम्मेदारी ली है तो मैं उसको साथ में लेके चलूंगा। वही है मेरा पैशन। सबका पैशन अलग होता है। मेरा पैशन ये है कि मेरे साथ में जो जुड़ा है मैं सबको साथ में लेके जाऊं। वेरी नाइस। सो सर, आपकी जो जर्नी रही, कहीं ऐसा कोई फेज या ऐसा कोई इंसिडेंस जहां पे आपको लगा कि नहीं, अब ये सब छोड़ देना चाहिए या इट्स नॉट वर्किंग आउट? कोविड में ऐसे 15 मिनट के लिए ये ख्याल आया था कि 15 छोड़ मिनट? दूं क्या। हाँ, पर नहीं, उससे ज्यादा रहा नहीं वो। क्योंकि और कुछ आता नहीं मैम, और कुछ सीखा ही नहीं। यही सीखा है, यही आता है और यही करना है। और आगे इतने सारी और चीजें हैं, वो मैं नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा। वाह। तो सर, इसमें भी स्ट्रेस आता होगा। कभी कुछ चीजें अपनी ओर से, अपने हिसाब से हो रही हैं, और बहुत बार ऐसा होता होगा कि आपने जो चाहा वो नहीं होता है, तो आप ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो? कभी गुस्से से भी करना पड़ता है। मैं भी इंसान हूँ, और शॉर्ट टेम्पर्ड भी हूँ। तो अ, जब थोड़ा एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाता है और फिर नए बच्चे होते हैं साथ में या नए लोग होते हैं, तो बहुत बार गुस्सा निकलता है। बट देन उतना ही जल्दी वो ठंडा भी हो जाता है, क्योंकि ये रियलाइजेशन कि वो भी सीख रहे हैं। और क्योंकि मैं टीम के साथ में बहुत क्लोजली काम करता हूँ, मेरा हमेशा पहले सवाल अपनी टीम से होता है, तुम बताओ कैसे करना है। ओके। तो जब आप आए थे तो मैंने आपका, मैम आप बताओ क्या करना है। मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि मेरी जो ग्रोथ है ना, मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्ट रख रहा हूँ। तभी मैं दूसरों को ग्रो कर पाऊंगा। और मेरी ग्रोथ कब होगी, जब आप मुझे बताओ कि आप मेरे से क्या चाहते हो। क्योंकि मैं गिवर हूं, आई वॉन्ट टू गिव। यू नो मैं अगर डिक्टेट करने लग जाऊंगा तो फिर मजा नहीं आएगा, मतलब मुझे नहीं मजा आता उसमें। तो सर, पेरेंट्स के लिए एक मैसेज। पेरेंट्स, सबसे पहले तो थैंक यू। अगर आप अपने बच्चों को कोई भी आर्ट एक्टिविटी करा रहे हो, तो वो डांस है, म्यूजिक है, सिंगिंग है, आप कराइए। परफॉर्मिंग आर्ट्स बहुत बड़ा जरिया है। परफॉर्मिंग आर्ट्स से ही इमोशंस बाहर आते हैं, और वो इमोशंस जब बाहर आएंगे तभी ही हमें पता चलेगा कि इसे कैसे रेगुलेट करना है। तो मेरा तो नाता डांस से है, तो आप वेस्टर्न डांस सिखाइए या इंडियन क्लासिकल सिखाइए या फोक डांस सिखाइए, पर सिखाइए। सिखाने से आपके सुनने की क्षमता बढ़ती है। जब आप क्लास में जाते हो तो सोशल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। फिजिकली तो आप फिट रहोगे, बट ये एक ऐसे एक कार्ड है, जो वो कार्ड आप कभी भी यूज कर सकते हो जब भी आप अकेले हो या लोनली फील कर रहे हो। क्योंकि अभी काफी बच्चे हैं जो बाहर पढ़ने जाएंगे, तो अगर यहाँ पे कुछ सीखा नहीं है तो वहां पे क्या दिखाएंगे। बहुत हैं जो कॉर्पोरेट लाइफ में जाने वाले हैं, तो अगर इंटरेक्शन लड़के और लड़की में कभी हुआ ही नहीं है हेल्दी वे में, तो वो कैसे ही अपने ऑफिस में काम करेंगे। तो पार्टी होगी तो एक एक टेबल पे बैठा होगा, एक दूसरे कॉर्नर पे, और वहीं पे जाके दिक्कतें शुरू होती हैं। सो डांस क्लास हो या एक डांस कम्यून हो, वहां पे भेजिए। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को एक दिन के वर्कशॉप के लिए भी भेजते हैं, भेजिए, बहुत अच्छी चीज है। बट उसके फिर वो फास्ट फूड है। अगर आप अब जाके लोगों को पता चल गया है कि बर्गर पिज्जा में क्या होता है, तो यही है कि ये भी समझ लो कि जो घर का खाना होता है ना, थोड़ा सा मुश्किल होता है, रोज जाना पड़ता है, रोज बनाना पड़ता है। पेरेंट्स को आजकल ये हो गया है कि रोज कौन छोड़ेगा डांस क्लास पे, रोज कौन लेके आएगा, ये करेगा। पर उसके जो फायदे हैं वो अनगिनत है। बच्चा जब सीख जाता है
तो वो खुद अपने डिसीजंस भी लेना शुरू करेगा जल्दी से जल्दी, और उतना ही फोन से दूर रहेगा, सोशल मीडिया से दूर रहेगा। दैट्स इट, हैव फन। और हाँ, अपने बच्चों के साथ में खुद भी थोड़ा डांस कीजिए। Wow, that's interesting and fantastic. Yes. So sir, एस्पायरिंग डांसर्स के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? एस्पायरिंग डांसर्स, प्लीज सबसे पहले ट्रेनिंग करो अच्छे से, और वो ट्रेनिंग के साथ में पढ़ाई करो। बिना पढ़ाई के ट्रेनिंग करोगे सो आप अपने ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज को बंद कर रहे हो। सो पढ़ाई करो, जो भी कर रहे हो, आप कॉमर्स फील्ड में हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, साइंस कर रहे हो, आपको मिनिमम ग्रेजुएट होना जरूरी है, क्योंकि आपको पासपोर्ट चाहिए है, आपको वीजा चाहिए अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल गया तो। मैं गिन के बता सकता हूं, अनगिनत एक्चुअली बता सकता हूं, जिन लोगों को फॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटी मिली बट उनके पास में पासपोर्ट नहीं था, उनको वीजा नहीं मिला, क्योंकि रेगुलेशंस होते हैं ये सब चीजों में। आपको अगर बाहर जाना है तो वहां पे पढ़े लिखे लोगों को ही बुलाया जाता है। बहुत कम लोग होंगे, गिने चुने लोग होंगे जिनको इंडियाज गॉट टैलेंट वाला जो ये फ्रेंचाइज है वो अमेरिकाज गॉट टैलेंट पे ले जाएगा। पर उसके बाद क्या, आपको ऐसा लग रहा है कि आप जिंदगी भर डांस कर सकते हो? हाँ, अगर आप मेरे जैसे हो तो आप कर सकते हो। तो अगर मेरे से बनना चाहते हो तो फिर मैं तो पढ़ाई कर रहा हूं, तो आपको भी पढ़ाई करनी चाहिए। और पैसे बचाओ, सिर्फ कपड़ों पे, जूतों पे पैसे मत खर्चा करो, पैसे बचा लो, अभी बचा लो। थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानिंग कर लो, क्योंकि जब मौसम बदलता है ना तो फिर हम अक्सर मजबूर हो जाते हैं। तो मैं उस मजबूरी से लोगों को बचाना चाहता हूँ, और मेरा डांस इंस्ट्रक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, या ट्रेनिंग जो है, वो डांस 50% है कि कैसे करना है और कैसे सिखाना है, बट 50% इस बिजनेस को या इस चीज को अपने रेगुलर लाइफ में कैसे रूटीन बना सकते हो, वो सबसे रिलेटेड है। बैंक अकाउंट खोलो और पैसा जमा करो। Wow. मतलब you are also giving them practical tips to survive in this world. हाँ मैम, क्योंकि सबसे पहले लोग पैसा कमाने के लिए ही ये फील्ड में आए हैं ना। अगर आपको इसका करियर बनाना है तो उस एग्जाम्पल्स को देखो जो इस फील्ड में सक्सेसफुल हुए हैं, और उन्हें तो ज्यादा देखो जो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, क्योंकि उनसे सबसे ज्यादा सीखने को मिलेगा। और एक मतलब बहुत दिल से रिक्वेस्ट है कि मेंटोर पकड़ो, कोई भी मेंटोर। ऐसा मेंटोर वो होता है जो अर्जुन के लिए जो कृष्णा था। कृष्ण भगवान ने लड़ाई नहीं लड़ी थी, पर हर बार अर्जुन को जब दुविधा हुई तो कृष्ण भगवान थे। सो एक मेंटोर होना बहुत जरूरी है। Yes. So सर, चलते चलते आप मिस्टर अतुल नारायण, इनको अचीवमेंट्स, मतलब जो रियल अचीवमेंट्स हमारे हैं लाइफ के, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रियल अचीवमेंट्स, मैम रील का जमाना है, आप रियल अचीवमेंट की बात कर रहे हो। इसीलिए बात कर रही हूँ तो सर। रील में क्या होता है, रील के अंदर लोग क्या देखते हैं, क्या क्या होता है, शेयर, लाइक्स, वो दिल का बटन, हाँ। और कमेंट्स। सो 5 ही लोग होते हैं, 3 4 5 लोग जो एक्चुअली आपके सक्सेस से ना सच में खुश होते हैं, और जो आपको भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो रियल लाइफ में अगर वो प्राउड फील करते हैं ना, आप को जज नहीं करते, आपको, आप कभी भी घर पे आओ आपके लिए रेडी रहते हैं, आप कभी भी उनके पास जाओ वो हमेशा अगर तैयार हैं आपके साथ में खड़े होने के लिए, वो जो रियल लाइफ का अचीवमेंट है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। मुझे ऐसा सक्सेसफुल नहीं बनना है कि मैं हाथ बढ़ाऊं और मुझे कोई पकड़े भी ना। तो मुझे लोगों के बीच में रहना पसंद है, मुझे रियल लाइफ में रियल सपोर्ट जरूरी है। सोशल मीडिया अपनी जगह पे अच्छा है, मेरे साथ में जो लोग हैं वही मेरी स्ट्रेंथ है। वाओ, दैट्स फैंटास्टिक। अब हम रैपिड फायर की ओर चल रहे हैं। आर यू रेडी? ऑलवेज। डांस या एक्टिंग? डांस। स्टेज या कैमरा? स्टेज।
सरोज खान या रेमो डिसूजा, एंड व्हाई? बहुत डिफिकल्ट है, और दोनों का एक एरा है। जब सरोज खान थे तब रेमो सर नहीं थे, वो रेमो सर आए तब सरोज जी नहीं थे, और सरोज जी ने इंडियन फॉर्म्स को बॉलीवुड में इतना सही इस्तेमाल किया। उन्होंने वो बॉलीवुड बनाया जो जो हम जिसको देख के हम बड़े हुए। और फिर रेमो सर आए, उन्होंने फिर वो वेस्टर्न लेयर इतना अच्छे से लगा दिया उसमें कि पता ही नहीं चला कि कब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया इंडस्ट्री के अंदर। यू नो, जैसे जनरेशन चेंज हुआ, सो रैपिड फायर था, बट बोथ आर बेस्ट, सो बोथ। बॉलीवुड या थिएटर? बॉलीवुड। टीचर या परफॉर्मर? अ टीचर हु कैन परफॉर्म गुड। हम्म एक डांस स्टाइल जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है? एक्चुअली एक नहीं है, बहुत सारे हैं, बट मुझे जैज बहुत पसंद है। एक बॉलीवुड सॉन्ग जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है? सारा जमाना हसीनों का दीवाना। सक्सेस फॉर यू? क्रिएटिंग वैल्यू। हैप्पीनेस फॉर यू? क्रिएटिंग वैल्यू। अगर डांस नहीं होता तो मिस्टर अतुल नारंग क्या करते? एक्चुअली वो साइड में कभी दिमाग गया ही नहीं है, बट आई एम बिकॉज ऑफ डांस, आई हैव नॉट थॉट अबाउट इट। वन हैबिट दैट यू लिव बाय? ट्राई नॉट टू हर्ट पीपल। वन ड्रीम जो अभी बाकी है? नहीं, ऐसे कोई ड्रीम नहीं है। आई थिंक if I will continue doing the same work, I am happy doing the basic. जहां पे भी हूं वहां पे पूरा करूंगा। आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स वन वर्ड में आपको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो उनसे पूछिए यार। But I think I'm always available for everybody, for my friends especially. और yeah, उनके लिए मैं डांसर हूँ। वन लाइफ मंत्रा दैट यू लिव बाय? नम्य हो रहेंगे क्यों। सो आई फॉलो बुद्धिज्म। सो नम्य हो रहेंगे क्यों का मीनिंग है आई डिवोट माई सेल्फ टू द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। सो जैसी मेरी करनी वैसी मेरी भरनी। तो मैं अच्छा करूं, अच्छा पाऊं। तो यस, दैट इज द मंत्र ऑफ माई लाइफ। वन टिप फॉर द एस्पायरिंग डांसर्स? वन टिप, get up, dance, eat good food, and don't stop until you get enough. आज जो हमारे श्रोता हैं, जो आपको सुन रहे हैं, उनके लिए एक आपकी गाइडलाइन या गाइडेंस? सो कुछ भी करो, अगर आप बैक लाइन में खड़े हो या आप स्टेज के पीछे खड़े हो या शायद अभी भी ऑडिटोरियम के बाहर ही हो, ईमानदारी से खड़े रहो, पूरी इज्जत से खड़े रहो। अगर आप अपने आप को रिस्पेक्ट दे सकते हो उस मोमेंट पे जब लोग नहीं दे रहे, तो आप अपने आप रिस्पेक्टफुल हो, और वही रियल वर्ल्ड है। आपको तब गिव अप नहीं करना है जब दूसरे आपको नहीं पहचान दे रहे, तब आपको और ज्यादा स्ट्रांग खड़े रहना है। और अगर आप बिलीव करते हो आपकी जो चीज है, आपका जो टैलेंट है उसके अंदर, तो आप अपने आप ही एक मेंटोर को अट्रैक्ट करोगे और आप उस तरफ बढ़ोगे। बट गिव अप मत करना, नेवर बी डिफीटेड। थैंक यू सो मच मिस्टर अतुल नारंग सर। आपने आपकी जो लाइफ जर्नी है वो हमारे साथ शेयर की, आपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, प्लस आपका जो गाइडेंस था वो भी आपने अच्छी तरीके से हमारे साथ शेयर किया। आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो डांस करने के लिए घबरा रहे थे या डांस से डर रहे थे या एस्पायरिंग डांसर्स होना चाहते थे पर हो नहीं रहे थे, वो अब मोटिवेट होंगे और इंस्पायर होंगे डांस की ओर। आई एम श्योर दैट विल क्रिएट अ पॉजिटिव चेंज इन देयर लाइफ। सो कीप वॉचिंग रियल पीपल, रियल अचीवमेंट्स for such inspiring stories. Take care.